बात आती है फिर से वहीं पर कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और नॉर्मल फॉर्म से हम फिर रैंक, पहले तो रैंक की बात करते हैं। रैंक की कहानी जाके जुड़ती है उसी से पहले वाली बात पर, जहां मैंने आपसे कहा था कि आपको एक चीज़ समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइनर एंड व्हाट आर द कोफैक्टर। तो माइनर में आपने क्या कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक एलिमेंट ये है जिसका आपको माइनर निकालना है। तो आप क्या करिए, उस रो को, उस कॉलम को बर्खास्त कर दीजिए। फिर आपके पास एक जो बची हुई एलिमेंट है, उनकी वजह से जो भी मैट्रिक्स यहाँ बनेगी, वो मैट्रिक्स जो होगी वो इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगी। ये पूरी मैट्रिक्स को हम माइनर कहेंगे। किसका माइनर? इस एलिमेंट का माइनर कहा जाएगा। बच्चा है समझ लो इसका माइनर, इसे बच्चे होते हैं। और अगर आप इस पोजीशन के साथ जो प्लस साइन जुड़ा है उसको इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ अगर आप साइन लगा दोगे तो फिर वो आपको कोफैक्टर बन जाएगा। तो रैंक कैसे निकालना है? तो आप कहोगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक आर। एक मैट्रिक्स को आर रैंक कहा जाएगा अगर हमें कम से कम मैट्रिक्स को ये पता चल जाए, अगर हमें पता चल जाए कि मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर है जिसका ऑर्डर आर है। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट की बात करें, उनके पास कम से कम एक ऐसा माइनर जरूर है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होता है, तो उसको नॉन जीरो माइनर है हमारे पास। और उस नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर है, मतलब स्क्वायर होगा तो 2x2 का है अगर, तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स को हम आर रैंक का कब कहेंगे? अगर पहली शर्त क्या है, मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर हो जिसका ऑर्डर आर हो, तब जाके रैंक आर कहलाएगी। और दूसरी शर्त यह है कि उस आर ऑर्डर से ज़्यादा बड़े रैंक के जितने भी हायर होंगे माइनर, वो सब जीरो होने चाहिए। मतलब इस, अगर आप कह रहे हो कि आपने कहा एक मैट्रिक्स ए है जिसकी रैंक है 2, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक ऐसा माइनर है जिसका ऑर्डर 2 है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। लेकिन बाकी जितनी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 3, 4 ऐसे अगर हो सकता है, तो उन सब की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये वैसा कुछ हो गया, जैसे जैसे आपने अभी औरंगजेब वाली मूवी देखी है, आप कहानी तो पढ़ी है, इतिहास तो पढ़ा ही है। तो एक ही सुल्तान, और सुल्तान ने क्या किया, अपने बाकी जितने भी दावेदार थे पद के, सबको मरवा दिया, सबको जीरो कर दिया, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो किसी मैट्रिक्स की अगर रैंक हम कह रहे हैं 3 है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर मतलब कम से कम एक माइनर तो ऐसा जरूर है, एक माइनर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और उससे ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस माइनर बन रहे हैं उन सबका डिटर्मिनेंट 0 होगा, उनके अलावा और कोई नहीं होगा। तो हम उस खास माइनर के ऑर्डर को ही उस मैट्रिक्स का रैंक कह देंगे। तो यहाँ पर परिभाषा आपको जो एग्जाम में लिखनी है वो क्या लिखनी है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिसिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऐसे माइनर जो कि 0 नहीं हो रहा हो, उसके ऑर्डर को रैंक कहेंगे, और जबकि उससे ज़्यादा ऑर्डर के जितने माइनर होंगे वो सबका वैल्यू 0 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से रैंक को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का वो माइनर जो कि नॉन जीरो हो रहा है, उस सबसे बड़ा जो ऑर्डर होगा वही रैंक होगा। तो अब नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल फॉर्म का तरीका ये है निकालने की कि जब आप कोई मैट्रिक्स लोगे तो एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, पहले बात हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक आर है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रो को दोगुना करके जोड़ दिया R3 में, कॉलम को दोगुना करके घटा दिया R2 से, ऐसा करके, जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से। और कैसे रिड्यूस करेंगे? आखिर में आपके पास एक मैट्रिक्स IR बचेगी, R ऑर्डर की, और बाकी सारे एलिमेंट उसके अंदर 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ एक मैट्रिक्स बच रही है, कोना बच रहा है IR का, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी को हम कहेंगे मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है। शर्त क्या होनी चाहिए? वो मैट्रिक्स अगर उसकी रैंक है, उसी रैंक के बराबर ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आपके मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका मतलब है आपकी मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगी 1 0 0 1, और बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सब हो जाएंगे 0। तो आपकी मैट्रिक्स की रैंक 2 थी, तो आपने देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो I2 0 0 0, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह से, और बाकी सारी चीज़ें 0 हो चुकी है। तो अगर जब आप इस तरह से कन्वर्ट कर ले जाओगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाएगा, मैट्रिक्स ए का नॉर्मल फॉर्म कहा जाएगा। इस पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है
पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इन सेंस घटाना जोड़ना होगा, वही थोड़ा प्रैक्टिस करने की बात होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ ये पूरा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रो है, ये दूसरी रो ये है, तीसरी रो यहाँ है, चौथी रो यहाँ है, और हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि हमारी कितने रैंक की आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ बनती है, तो वही हमारा रैंक भी पता चल जाएगा। हमें यहाँ रैंक नहीं मालूम, हमें अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला टारगेट है कि पहला एलिमेंट हमको 1 करना है। सबसे पहला टारगेट है कि पहले एलिमेंट को हमको 1 करना है। तो वो करने के लिए आप एक सीधा काम ये कर सकते हो कि आप कुछ ना करो, ये जो R1 है और जो R2 है, इनको क्या करो, इंटरचेंज कर दो। R1 की जगह R2 कर दो, R2 की जगह पे R1 कर दो। ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है, वाजिब सा एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ठीक है, आपने कर दिया, तो पहला वही लिखा है। सबसे पहले आप इसको लिख दीजिएगा कि आप इंटरचेंज करिए R1 R2 को। ठीक है, तो आपने R1, अब नया R1 ये हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। फिर क्या करो, जो R2 है ये है R2, R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 कर दो, क्योंकि अब आपने क्या किया, पहला एलिमेंट तो 1 कर दिया, अब आपको ये एलिमेंट 0 करना है, ये एलिमेंट 0 करना है, ये एलिमेंट 0 करना है। आपकी सारी कोशिश अब ऐसी होनी है कि आपके R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट, R4 का पहला एलिमेंट 0 हो जाए। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा फॉर्म लाना चाहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ऐसा मतलब इस तरह का फॉर्म लाना चाहते हैं। R1 में पहला एलिमेंट 1 हो, R2 में दूसरा एलिमेंट 2 हो, R3 में तीसरा एलिमेंट 1 हो, इस तरह का हम फॉर्म लाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए तो पहली बार तो आपने इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करने से आपका पहला एलिमेंट तो 1 आ गया। अब आपको ऐसा कोशिश करनी है कि आपके पास जो बाकी के एलिमेंट हैं वो 0 हो जाएं, पहले वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इस 2 को 0 करना है, आपको इस 3 को 0 करना है, आपको इस 6 को 0 करना है। पहला एक तरफ से सिरा पकड़ लो, सब कुछ एक साथ ना करने की कोशिश करो, पहले इसको 0 करो। तो आप क्या करोगे, R1 अब से पूरा R है भाई, ऑपरेशन तो पूरे का होगा, तो इस R1 को दुगना करके इसमें से घटा दो, फिर इस R1 को तिगुना करके इस R3 में से घटा दो, फिर R1 को 6 गुना करके R4 से घटा दो। तो वही आपने किया है कि R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस 2R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस 3R1 से, R4 को रिप्लेस कर दो R4 माइनस 6R1 से। क्यों कर रहे हैं मैंने बताया इससे पहले, क्योंकि आपको पहले एलिमेंट 0 करने हैं। वो भी क्यों करने हैं वो भी मैंने बताया, चूंकि नॉर्मल फॉर्म में आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। कर दिया। अब वो जुड़ा भाई, वो गुणा गणित कर लेना, सिंपल सा गणित है, थोड़ा सा ध्यान दे कर लेना। फिर जब आप करोगे सही सही, अगर आपने यहाँ सही सही माइनस किया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, अगर माइनस करने में गलती कर दी तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब ऐसा कर लोगे तो आपका पहला R1 तो वैसे वैसा रहा, R2 नया हो गया, R3 नया हो गया, R4 नया हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम ये होगा कि हमको ये 0 करना है, हमको ये 0 करना है, हमको ये 0 करना है। भाई कैसे फॉर्म है, 1 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 और फिर 0 0 0, इस तरह है। तो आपने अभी क्या किए, रो ऑपरेशन में ये सारे फैक्टर 0 0 कर दिए। अब आप कॉलम के ऑपरेशन करो, ये सारे फैक्टर 0 कर दो। तो अभी देखो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है। तब आप क्या करो, इस C1 को, ये C1 है, C1 को इसमें जोड़ दो, फिर C1 का दुगना करके इसमें जोड़ दो, C1 का 4 गुना करके यहाँ जोड़ दोगे। तो वही आपने किया, C2 की जगह पे यानी सेकंड कॉलम की जगह पे क्या रखना है, सेकंड कॉलम प्लस C1। थर्ड कॉलम की जगह पे क्या रखना है, थर्ड कॉलम प्लस 2C1। फोर्थ कॉलम की जगह पे क्या रखना है, C3 प्लस 4C1। जब आप ऐसा कर ले जाओगे बच्चों, तो अब आपके पास मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी कि आप देखो यहाँ के सारे एलिमेंट 0 हो गए, यहाँ के सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो एक बड़ा काम तो हमने पूरा कर लिया। लेकिन जब आप अब देखो, सवाल ऐसा होगा कि अब इतना करने के बाद आप कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 5 4 9, 9 3 12, 10 7 17, और असल में 9 12 17 यहाँ भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है अगर इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को सम कर दो और उसको इसमें से घटा दोगे तो पूरा रो जो है आखिरी वाला वो 0 हो जाएगा। तो आपने वही कहा, आपने R4 में से, मतलब इस वाले में से किसको घटा दिया, R2 प्लस R3 का सम। अब आपके पास ये इस तरह से सिर्फ ये बचे टर्म। हमें करना क्या है, हमें इसकी जगह पे 1 लाना है, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, हमें इसकी जगह पे 0 लाना है, इसकी जगह पे 1 लाना है, इसकी जगह पे 0 लाना है, ये करना है हमें। तो अब ऐसा करने के लिए आपने क्या किया, आपने R2 की जगह पर R2 माइनस R3 कर दिया। तो R2 जगह पे R2 माइनस R3 ये आ गया। अब देखो यहाँ 1 आ गया, भाई हमको यहाँ 1 करना था, 1 ले आए। अब इसको 0 करना है तो इसका 4 गुना यहाँ से घटा दो, तो जब 4 गुना घटाओगे तो यहाँ भी 0 हो गया।
तो बारी बारी से आप अपने स्ट्रक्चर उसको आकार दे रहे हो। पहले आपने ये रो और ये कॉलम के सारे जीरो किए, फिर आपने इस 1 को ले आए, अब बाकी जो बचा है उसका हमें ठिकाने लगाने हैं। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ 3 है, अब यहाँ 0 लाना है, तो आप क्या करो, इसको दुगना कर दो और इसमें जोड़ दो या माइनस कर दोगे। तो ये आपने किया, आपने कॉलम नंबर 3 की जगह पर 6 टाइम C2 कर दिया, तो ये पूरा जोड़ दिया, ये पूरा 0 हो गया। फिर आपने 3 टाइम जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, कुछ नए नंबर आ गए। अब देखो ये 11 के मल्टीपल में आ गए हैं। तो ऐसा करो, अब आप C3 को C3/33 कर दो और C4 को C4/22 कर दोगे, तो आपके यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। लेकिन हमें ये 1 नहीं चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कोई भी नहीं चाहिए कि एक ही रो में केवल एक 1 हो। हम एक रो में एक से ज़्यादा 1 नहीं लाने वाले। हम नहीं चाहते हैं कि एक रो में एक से ज़्यादा 1 आए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर आप क्या करो, देखो यहाँ पर आपने C4 को C4-C3 कर दिया, ठीक है ना, C4-C3 कर दिया। तो इस तरह से फाइनली आपके पास क्या आया, आपके पास फाइनली ये एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसमें ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका मतलब है I3 यहाँ होगा, 0 होगा, 0 0 हो गया। नाउ दिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल फॉर्म एंड यू गेट द रैंक। इस तरह से हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आगे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने बताया भी था इससे पहले एनालिसिस की वीडियो में, कि भाई आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक रूट ये सब भी कैलकुलेट करने हैं। देखो ऐसा होता है कि मैट्रिसेस जो है मूल रूप से वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप ज्योमेट्री में, कंप्यूटर विजुअलाइजेशन में, कंप्यूटर विजुअल्स में जो हम तमाम तरह की चीज़ों को रोटेट करता हुआ, मूव करता हुआ वीडियो गेम में जो देखते हैं, इनके पीछे इनको घुमाना, इनको टेढ़ा करना, इनको सीधा करना, इन सब के पीछे मैट्रिसेस काम देती है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो खींचता है, मतलब श्रिंक होता है, एक्सपैंड करता है, वो सब कुछ होता है। तो ऐसे में इसका ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिसेस आर रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्म करने के काम में होता है। सो अगर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, मान लो x, जिसके एलिमेंट है x1 x2 xn, n एलिमेंट, n रो है, एक कॉलम है, और हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से A1 A2 A करके, और ये पूरा n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो यहाँ n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अगर हम a और x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स से, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन वो जो मैट्रिक्स होगी वो x से अलग होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स थी, हमने उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ वी गेट अनदर कॉलम मैट्रिक्स, एक न्यू तरह की कॉलम मैट्रिक्स आ गई। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक वेक्टर था, हमने कुछ ऐसा उसके साथ किया कि हमारे पास एक दूसरे तरह की क्वांटिटी कुछ आ गई। लेकिन जब हम वेक्टर की फॉर्म करते हैं तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक इंसान है, मान लो ये एक इंसान है, इस तरह का एक फिगर है, इसको हमने एक अपना ऑब्जेक्ट रखा। हम चाहते हैं कि यही फिगर एज इट इज़, बिना अपना आकार बदले, ये छोटा हो जाए, वो जो फिगर है वही छोटा हो जाए। या हम चाहते हैं कि ये बिना अपना इस तरह का बदले ये बड़ा हो जाए। इस तरह के हमें विजुअल्स चाहिए अपने ग्राफिक्स में। तो यानी कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इसको एक ऐसा नहीं कन्वर्ट करना चाहते कि हम इसको एक इस तरह का कन्वर्ट कर दें, नहीं, हम इसे इस तरह कन्वर्जन नहीं चाहते कि बिल्कुल का शेप वो सब कुछ बदल जाए। हम खाली उसको श्रिंक करना चाहते हैं, हम उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि इसी शेप का रहे, ये 90 डिग्री ऐसे घूम जाए, ये चीज़ ऐसे हो जाए। या हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसे है शेप तो ये उल्टा हो जाए, ऐसे हो जाए। तो हम रोटेट करना चाहते हैं, हम स्ट्रेच करना चाहते हैं उसी चीज़ को। तो यहीं पे लिखा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज मैट्रिसेस विच ट्रांसफॉर्म इनटू देमसेल्फ और स्केलर मल्टीपल ऑफ देमसेल्फ। हम चाहते हैं कि वो मैट्रिसेस खुद में ही मतलब खुद का आधा हो जाए, खुद का दुगना हो जाए, खुद का ही पुरानी वैल्यू से 90 डिग्री घूम जाए, ऐसा चाहते हैं। तो हम y की जगह पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो नया कॉलम मैट्रिक्स बने, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये भी x का ही कोई वर्जन हो। जैसे लैम्डा की वैल्यू 2 है, यानी कि दुगना हो जाए, यानी कि आपने ऐसे रखा था एरो, अब आप चाहते हो कि ये वेक्टर दुगना हो जाए। ये लैम्डा की वैल्यू 0.5 कर दोगे तो आप चाहते हो ये वेक्टर पहले का आधा हो जाए। और यही मोर प्रैक्टिकल है विजुअलाइजेशन के लिए। तो अगर हम इस तरह चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो जब ट्रांसफॉर्म हो, जब हमारा x जो कॉलम मैट्रिक्स है जब वो ट्रांसफॉर्म हो तो वो x का ही लैम्डा i टाइम हो जाए, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में लाना, क्योंकि लैम्डा नंबर है और हमारी ये मैट्रिक्स, जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स है वैसे हमने यहाँ भी एक मैट्रिक्स इसके साथ जोड़ दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दी। आइडेंटिटी जैसा 1 है, कहीं भी गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, वैसा भी कुछ यहाँ पर है।
लेमडा हमारा कांस्टेंट है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो कि आपने इस चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने से a माइनस लेमडा आई टाइम x बराबर 0 कर दिया, हो गया। नाउ दिस इज़ अ वेरी यूनिक इक्वेशन, इसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि x बराबर 0 हो। भाई देखो ये इक्वेशन है, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तब तो 0 आ जाएगा। सो ये तो 0 होना, तो इसे कहेंगे ये तो ऑब्वियस है सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्राइवल सोल्यूशन। कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, नौकरी से मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई रास्ता बताओ। तो हमने कहा छोड़ दो नौकरी। अरे नौकरी छोड़ दिए, घर पे बैठ गए आराम से, फिर तो समस्या खत्म हो गई सारी। रास्ता बताने का मतलब है नौकरी करते करते थोड़ा उसको आसान बनाया जाए ना, वो है समस्या का समाधान। आप जीवन से दुखी हो गए तो हम आपसे क्या कहें कि संन्यास ले लो? अरे भाई जीवन वो अपने रहते हुए, उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल करना ही समाधान होता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, x इज 0 तो ये तो भैया ट्राइवल सोल्यूशन है, हमें नॉन ट्राइवल सोल्यूशन चाहिए, ऐसे ट्राइवल सोल्यूशन जो ऑब्वियस ना हो, थोड़ा सोच विचार के, जो यूनिक हो। तो वो सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, तो वो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसा सोल्यूशन तभी होगा जब आप कहोगे कि इसका मतलब है, जैसे मान लो देखो a माइनस लेमडा आई, ये एक फैक्टर, एक टर्म है, x एक टर्म है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। आप कह रहे हो x की वैल्यू 0 हो जाना तो नॉर्मल सोल्यूशन, इसमें कौन सी खास बात है? तो हम कहेंगे अगर x वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इस बात की संभावना है कि x कोई नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है बच्चों, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब आएगा, जब आपको इसमें जो a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाए तब। तो हम इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कहेंगे। जो मैट्रिक्स ए थी ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सोल्यूशन निकालने के लिए आपको a माइनस लेमडा आई का मैट्रिक्स 0 देखना पड़ेगा, और ऐसा जब इसको सॉल्व करोगे, हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी जिसका हम एलिमेंट कुछ मानेंगे x1 x2, फिर उसका जो ट्रांसपोज होगा, मतलब x जो अब जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा, रूट जो आएगा वो कैसा होगा, वो जो एलिमेंट माना है x1 x2 उसका ट्रांसपोज, यानी कि वही आपने रो का ट्रांसपोज, मतलब कॉलम की ही बात कर रहे हो। करके देखेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए आपके पास एक आपसे कहा गया है कि भाई आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो। ठीक है, अच्छी बात, निकालते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है ए, जिसमें एक एलिमेंट है 5 4, एक रो है 5 4, एक रो है 1 2। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कब सोल्यूशन कब आएगा, जब a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो ठीक है, a कितना है, a है 5 4 1 2, ये है, और दूसरी तरफ कितना है लेमडा, और 1 0 0 1 ये है, और ये 0 है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 5 4 1 2, ठीक, माइनस लेमडा 0 0 लेमडा इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस लेमडा 4 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस लेमडा, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो वही आपने कहा, फाइनली आपके पास 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, पहला लिखोगे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा, फिर माइनस साइन लगेगा 4 इंटू 2, ये आ गया। सॉल्व करोगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक सेकेंड पावर वाली इक्वेशन बन गई आपकी, है ना, इक्वेशन बन गई। सो द फैक्ट, अब इसका फैक्टर क्या होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 6 और 1। आई होप आपको फैक्टर निकालना आता हो, कैसे निकालते हो मैं बता देता हूँ। लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0 है, तो आप इसको लिख सकते हो लेमडा, अब ये 6 है तो 6 कैसे लिखा जा सकता है, और 6 को ऐसा लिखो कि उसका सम 7 हो, तो यानी 6 प्लस 1 लिख सकते हो, लेमडा प्लस 6 बराबर 0। सो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ लेमडा हो जाएगा तो लेमडा माइनस 6 माइनस 1 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। सो लेमडा माइनस 1 एक रूट, लेमडा माइनस 6 दूसरा रूट, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 6। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास दो आइगन वैल्यू कौन सी आ गई, 6 एंड 1। तो आपका पहला हिस्सा जो है आइगन वैल्यू निकालने का वो तो पता चल गया। अब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर आपको दो केस में निकालने हैं, पहला जब आप लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तब, और पहला दूसरा जब लेमडा की वैल्यू 6 रखोगे तब। तो क्या इसके लिए क्या करेंगे, मान लो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने x मानी थी उसके दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट x है एक है y है। तो अब आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई
फिर मैट्रिक्स x बराबर 0, तो आपने a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स ए लिख ली, 5 माइनस लेमडा 4, 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा, और आपने x को लिखा एक्स वाई और ये राइट साइड 0। अब क्या करोगे, अब इससे क्या होगा, अगर लेमडा की वैल्यू को हम कितना रखें, लेमडा की वैल्यू को हम 6 रखें, तो 5 माइनस 6 कितना होगा, -1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 माइनस लेमडा यानी -6, तो -4 ये हो गया, और एक्स वाई 0। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो आएगा -x, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा y से तो आएगा 4y बराबर 0, एक इक्वेशन, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x, -4 मल्टीप्लाई होगा y से तो -4y, ये दूसरी इक्वेशन। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी तो x -4y ही आ जाएगा, तो यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग नहीं है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, x -4y बराबर 0, यानी x बराबर 4y, या लिख सकते हो x अपॉन 4 बराबर y। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब आपकी x की वैल्यू आप 4 मानो और y की वैल्यू 1 मानो। जैसे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 रखोगे, आपकी इक्वेशन फुलफिल हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 मानी है आपने, तो आपका आइगन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 4 1 ट्रांसपोज, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 1। ऐसे जब आप लेमडा की वैल्यू 1 मानोगे तो आपकी इक्वेशन 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, वहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ऐसे ही सॉल्व करोगे प्यारो, तो आपके पास x1 और y1 आएगा। थोड़ा करके देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैसे हम एक्स वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2024-25 का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस आई माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, और इसकी आपको आइगन वैल्यू निकालनी इस मैट्रिक्स की, ये आपकी वैल्यू है। तरीका वही है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई जो कि 0 रखेंगे। तो आपने वही लिखा, ये cos माइनस लेमडा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस लेमडा बराबर 0। कैसे आया ये, आपने मैट्रिक्स लिखी इस तरह से, आपने मैट्रिक्स लिखी इस तरह से जो कि आपको दी गई है। फिर आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे लेमडा 0 0 लेमडा बराबर 0। जब माइनस करोगे तो ये लेमडा इससे माइनस हो जाएगा, तो कॉस माइनस लेमडा, माइनस साइन थीटा में से 0 माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा में से 0 माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा में से लेमडा माइनस होगा तो माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा, ये इक्वेशन होगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस करने का मतलब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कॉस लेमडा माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा, फिर माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा, और ये पूरा कर दिया। अब आप थोड़ा क्रॉस ध्यान से देखना, ये सारा सिंपल अलजेब्रा है, और ऐसा करके आपको लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा इस साल बढ़ाना चाहेंगे वो लोग, तो क्या कहेंगे, वो आइगन वेक्टर को भी पूछ सकते हैं कि भाई आइगन वेक्टर निकालो। आइगन वेक्टर निकालते ही थोड़ा सा मामला अब ट्रिकी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और अब ये क्वेश्चन एक 7 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास रूट क्या निकले, हमारे पास रूट निकले +1 और -1, तो आपने लेमडा की वैल्यू -1 रखी। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए भाई क्या होती है, a माइनस लेमडा आई होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बराबर। तो अगर लेमडा की वैल्यू -1 कर दोगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये a + i x हो गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू में 2 एलिमेंट मान लिए, x1 x2। अब देखो, अब आपका फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला cos प्लस लेमडा। आपका इक्वेशन क्या थी भाई, देखो इक्वेशन ये थी ना, आपकी इक्वेशन में यहाँ फिर से बता देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन थी cos माइनस लेमडा, ये थी ना cos माइनस लेमडा। अगर लेमडा की वैल्यू -1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर cos की वैल्यू माइनस तो हो जाएगा cos + 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos + 1। सॉल्व करो, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया आपने। तो cos थीटा x1 = टू, हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर आपने x2 की वैल्यू क्या निकाली, cos थीटा + 1 अपॉन साइन थीटा। आप खुद ही देखो, अगर x1 की वैल्यू साइन ले लो, अभी देखो यहाँ पर अगर तुम x1 की जगह पर साइन थीटा मान लो तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा + 1। तो वही आपने किया, आपने x1 की वैल्यू साइन थीटा ले लिया और x2 की वैल्यू क्या मिल गई, cos थीटा + 1। तो अब आपका जो आइगन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, आइगन वेक्टर आपका लिखा जाएगा x साइन थीटा पहला एलिमेंट, cos थीटा + 1 और उसका ट्रांसपोज वही है, कॉलम को रो के फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसी तरह से जब आप लेमडा की वैल्यू +1 रखोगे बच्चों, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा की जगह जब +1 रखोगे तो a माइनस लेमडा आई होगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से मैं कहूँगा थोड़ा करके देखो अपने आप, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा -1 माइनस साइन, आपने x1 x2 साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही आपके पास
ये इक्वेशन आ गई, आपने पहली इक्वेशन उठाई, इसमें अगर आप x1 को साइन थीटा रखोगे तो cos थीटा माइनस 1, ये आपकी एक इक्वेशन की रूट आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारे रूट्स यहाँ पर निकल आएंगे, आइगन वेक्टर्स हमारे यहाँ पर निकल आएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ऐसे ही एक और मैं कहूँगा क्वेश्चन है हमारे पास, अ लिटिल बिट ट्रिकी, जिसको कि मैं सॉल्व करूँगा आपके लिए। चलो अभी कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ये PDF आपको अगेन मिल जाएगा ऐप पर, तो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है नोट्स का, उनको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए। दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारो, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं कहूँगा अपने आप यहाँ सीख लो और अपने आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आपको 0 रखना है, आप ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, करिए। तो आपने 2 माइनस लेमडा हो गया, बाकी के एलिमेंट वैसे रहे, फिर यहाँ 2 माइनस लेमडा हो गया, बाकी के एलिमेंट वैसे रहे, फिर यहाँ भी 2 माइनस लेमडा हो गया। वेरी गुड। नाउ अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आपको बच्चों लेनी है, उसमें आप क्या करोगे, ये पहला एलिमेंट है 2 माइनस लेमडा, तो ये पूरा गायब हो गया। आपका जो माइनर बचा ये माइनर है, तो आपने उस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिया। फिर आपने -1 को लिया, अब -1 की पोजीशन ऑलरेडी माइनस होती है, इसकी जो मैट्रिक्स पोजीशन है वो माइनस की है, इसकी प्लस की है, इसकी प्लस की है, तो ये माइनस लिया। आपके पास जब ऐसा देखा गया तो डिटर्मिनेंट में क्या हुआ, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, बचेगा क्या, -1 1 -1 2 माइनस लेमडा, ये सब एलिमेंट बचे, तो ये इसकी एक मैट्रिक्स बन गई माइनर। ऐसे ही +1 के लिए इसकी एक मैट्रिक्स बन गई। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, कहीं कह सकता हूँ, अब आप सिंपली इसमें इनको मल्टीप्लाई करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ये सारे फार्मूले आप लगाते चले जाइए इस तरह से, और करते 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 आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आएगी, क्यूब वाली क्वेश्चन आएगी। अगर आपको क्यूब इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये देखो है आपके पास क्यूब इक्वेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं किसी इक्वेशन को लेमडा कौन सी वैल्यू फुलफिल कर रही है। सबसे पहले ट्राई करते हैं लेमडा 1, मोस्टली लेमडा 1 पे सेटिस्फाई हो जाती है, नहीं तो लेमडा -1 करना पड़ता है, लेमडा 2 करना पड़ता है, लेमडा -2 करना पड़ता है, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही जो कि यहाँ पे रूट को सेटिस्फाई करेगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने पाया लेमडा इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब लेमडा -1 इसका एक फैक्टर है। फिर आपने लेमडा -1 लेमडा -1 लेमडा -1 के 3 जगह रख दी, जो कि 3 पावर है इसलिए। फिर आपने लेमडा ऐसे पावर से मल्टीप्लाई करना शुरू किया हिट एंड ट्रायल के तरीके से, ताकि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए। जैसे आपने लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म क्या आया, लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर पहला टर्म आया लेमडा क्यूब, दूसरा टर्म आया माइनस लेमडा स्क्वायर। लेकिन अब आपको चाहिए 6 लेमडा स्क्वायर, तो फिर आपने -5 लेमडा का चुनाव किया, तो इसे -5 लेमडा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आया +5 लेमडा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, माइनस लेमडा और -5 लेमडा मिलकर के -6 लेमडा स्क्वायर बन गए। फिर एक हो गया 5 लेमडा। अब हमको 9 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 4 लेमडा -4, तो ये 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ऐसे टर्म चूज करने शुरू कर दिए थे जिसकी सहायता से हमारे वही पुराना क्या, ये जो 3 क्यूब वाला जो इक्वेशन है ये पूरा कवर हो गया। तो लेमडा -1 कॉमन ले लोगे, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +4 एक पूरा एक्सप्रेशन आ गया, और आगे फैक्टर करोगे तो आपको लेमडा -1 लेमडा -4 लेमडा -1 3 रूट मिले। तो लेमडा कौन कौन से रूट मिले, 1 1 4। तो कई बार तो इतना ही पूछ करके वो आपसे रुक जाएंगे कि भाई वही बता दो, क्योंकि इतने से ही आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी का बन जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर, तो सबसे तो यानी कि यहाँ तो रिपीट हो रहा है ना, तो आपको लेमडा बराबर 4 रखना है, लेमडा बराबर 1 रखना है, और इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेमडा बराबर 4 रखेंगे और मान लें हमारा एलिमेंट x1 है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, लेमडा की जगह पे आप रखोगे 4, तो 2 - 4 मैट्रिक्स वैसे ही है, यहाँ 2 - लेमडा की जगह पे आपने 4 रखा है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब देखो ये मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इस तरह की 3 लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 है, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से x3 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई वैल्यू, फिर उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ऐसा करने से x1 बराबर -x2 आ गया। ऐसा करने के साथ ही आपके पास इस तरह से कुछ रूट आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर x1 कॉमन लोगे तो 1 - 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये x लेमडा है। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू जो लेमडा की रखी, लेमडा की वैल्यू 4 रखी, तो आपके पास रूट आ गए 1 - 1 1, ये आपके पास रूट आ गए। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ऐसे ही लेमडा 1 के लिए भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ मैंने लिखा है, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम आगे आते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम की तरफ।
कैले हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। तो कैले अ ग्रेट ग्रुप थ्योरेटिशियन थे। तो कैले एंड हैमिल्टन ने ये बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे जैसे मान लीजिए आपने, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी एक इक्वेशन बन के आई, कौन सी इक्वेशन आई, जैसे मान लो आई इक्वेशन लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन आई। तो अगर इस इक्वेशन में हम लेमडा की जगह पे ए रख देंगे तो भी हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4। चूँकि ये सब मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे हमको आई लिखना पड़ेगा ताकि ये नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, तो भी इसका राइट हैंड साइड आपका 0 ही होगा। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने उसके लिए ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट को 0 करके एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर लेमडा की जगह पे ए कर दोगे तो भी वो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो अपने खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। क्योंकि लेमडा तो एक नंबर आता है ना, जैसे 2 आया, 4 आया, कुछ भी आया, वो नंबर रखोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर उस नंबर की जगह पे पूरा एक 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स रख दोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। दिस इज वेरी यूनिक थिंग कि डिटर्मिनेंट खुद कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दिस इज अ वेरी पावरफुल थ्योरम कॉल्ड द कैले हैमिल्टन थ्योरम। और इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसे अभी इसे पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि आपकी एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 माइनस 4 2 2 है। आप इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू बताओ और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे सर आइगन वैल्यू तो लेमडा की वैल्यू पहले इसमें कैलकुलेट करें, नहीं, एक शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आपसे सम पूछा जाए तो आप मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दो। मतलब ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जो हैं इनका सम निकाल दो। तो अगर सम ऑफ आइगन वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप इनके डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो, 8 + 2 10, तो आपका आइगन वैल्यू का सम 10 हो गया। और अगर आपसे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मतलब मान लो लेमडा की वैल्यू आपने निकाली, कुछ भी निकाली, 2 निकाला, 8 निकाला, तो दोनों को जोड़ दिया 10 आया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालनी है तो आपको मैट्रिक्स जो बनी है उसका डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो आपकी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। दिस इज द शॉर्टकट तरीका है आपका जो आप कर सकते हो। अब आते हैं अपने कैले हैमिल्टन थ्योरम में। आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है। कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब आपको पहले तो इस मैट्रिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, वो लेमडा स्क्वायर लेमडा क्यूब के टर्म में। फिर उस लेमडा की जगह पे आपको ए रख देना और दिखाना है, तब भी सेटिस्फाई हो जाती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने ये कंडीशन रखी, इस कंडीशन में लेमडा की वैल्यू रखी, और फिर आपने सॉल्व करते 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 करते, देखो हर स्टेप मैंने यहाँ दिखाया है, आप इसको देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप इस इक्वेशन तक आ गए। अब कैले कहते हैं कि अब आप अगर हम इसको कहें कि पी लेमडा है, एक पॉलिनोमियल लेमडा है, तो आप पी लेमडा जगह पी ए कर दोगे, यानी जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ ए कर दोगे। और चूंकि 4 एक नंबर, देखो लेमडा नंबर था तो भी नंबर चल गया, लेकिन अगर लेमडा की जगह मैट्रिक्स रख रहे हो तो सारे एलिमेंट के पास मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसलिए हमने 4 के साथ मैट्रिक्स जोड़ दी। तब आपके पास, अब देखो, यानी ए स्क्वायर निकालो, अगर ए निकालो और ए क्यूब निकालो और उनको यहाँ रख दो तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी जो हमारी मैट्रिक्स है, ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया आपको, उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको यहाँ पर। क्या देखें कैसे करते हैं, समझ लीजिएगा, आप खुद भी जरूर करिएगा, उसको ऐसे हवा में मत छोड़ना। ये हमारा रो है, ठीक है, और ये हमारा कॉलम है। अब होगा क्या, जब ये रो एक कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला एलिमेंट बनेगा, पहला एलिमेंट ये बनेगा। तो आपने क्या किया, ये जो 2 है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया। फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो 4 + 1 + 1 यानी आ गया 6। फिर क्या किया, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इस 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -2 आ गया। इस -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -2 आ गया। इस 1 को मल्टीप्लाई किया इस -1 से तो -1 आ गया। तो -2 -2 -1 -5 आ गया। फिर आपने इसी रो को, जो आपकी रो थी, इस रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2 आ गया, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से +1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 आ गया।
ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से प्यारो क्या होगा, आपके पास ये ए स्क्वायर की एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर इस ए स्क्वायर के मैट्रिक्स को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे और जब ये सब गुणा गणित करोगे तो आपके पास इस तरह की ये एक पूरी रो कॉलम की मैट्रिक्स बन गई। अब आप क्या करना है, आपको ए क्यूब रखना है, -6 ए स्क्वायर रखना है, +9 ए रखना है, -4 आई कर देना और 0 होगा। आप देखोगे बच्चों, यहाँ मैंने करके दिखाया है। अब आप इसमें से 22 में 6 छंग 36 जोड़ो, फिर उसमें से 9 दूनी 18 को भी जोड़ो घटाओ, सब करोगे, आखिरी में आपको दिखाई पड़ेगा ये सब कुछ कट के 0 हो जा रहा है, हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को भी फुलफिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपसे सिलेबस में पूछा गया, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिल्कुल तैयारी के अपने आखिरी चरण में हैं, आपने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो गई होंगी। जो हो सकता है आप जल्दबाजी में छोड़ रहे हों, या आपने अगर रिवाइज़ किया है, जैसा भी है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप तैयारी के किस फेज में हैं, और जिस फेज में हैं वहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको कुछ चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई, या थोड़ी रिफ्रेश हुई, या थोड़ा रिवाइज़ हुई कि नहीं। चलिए, शुभकामनाएं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।